काम में आज हम लोग बिहार स्पेशल श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे प्रवर्ती गुप्त शासक एवं गुप्तोत्तर एवं पालकालीन बिहार। इससे पहले का भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। अगर आप उस वीडियो को ना देखे हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। ये बिहार में आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे नज़रअंदाज ना करें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक। तो मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक सबसे प्रथम जो शासक था वो कृष्णगुप्त था और इसका शासन लगभग 510 से 525 ईस्वी तक रहा। और दूसरा प्रश्न है, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया? तो इसका सही उत्तर है कुमारगुप्त। और मौखरी शासक ने किसे परास्त करके मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? तो मौखरी शासक ने दामोदर गुप्त को परास्त किया था और उस समय उन्होंने मगध के अधिकांश भाग पर शासन किया था। और हर्षवर्धन ने किसे मगध क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो इसका सही उत्तर है माधव गुप्त। हर्षवर्धन ने माधव गुप्त को मगध क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था। आगे हम लोग पढ़ते हैं, हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था आदित्य सेन ने। हुआ ये था कि कुछ चीनी यात्री भारत आए थे एवं उन्हें स्थानीय शासकों ने कुछ क्षति पहुंचाई थी, जिसका प्रतिशोध तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण करके लिया। इसके उत्तर में आदित्य सेन ने ये तिब्बत और नेपाल की जो शासक थे उन पे नियंत्रण स्थापित किया, क्योंकि वो लोग एक तरह से स्वतंत्र हो गए थे, यानी कि संप्रभुता स्थापित हो गई थी। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया? इसका भी सही उत्तर है आदित्य सेन। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि प्रवर्ती गुप्त शासक जो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था तो आदित्य सेन ने ये किया था। मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि जीवित गुप्त द्वितीय। तो जीवित गुप्त द्वितीय मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था और कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया था, यानी कि प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय के साथ प्रवर्ती गुप्त वंश समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? इसका उत्तर है कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है और यह हमेशा विद्वानों से घिरा रहता था। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला। इसमें मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक और उनके उपाधियों को मिलाना है। पहला, हर्षगुप्त। हर्षगुप्त जो था इसका था वीर योद्धा। और कुमारगुप्त इसका महाराजाधिराज की उपाधि इसने धारण करी थी। और जीवित गुप्त इसने राजाओं में सिरमौर यानी क्षितिज चूड़ामणि का उपाधि धारण किया था। और आदित्य सेन ने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? जीवित गुप्त ने। जीवित गुप्त के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था आदित्य सेन और इसी ने यह अश्वमेध यज्ञ कराया था और इसी ने नेपाल और तिब्बत की संप्रभुता को भी खत्म किया था। और वो संप्रभुता कैसे स्थापित हुई थी ये पहले पढ़ चुके हैं कि चीनी यात्री कुछ भारत आए थे और उन्हें स्थानीय शासकों द्वारा क्षति पहुंचाई गई थी। इसी क्रम में नेपाल और तिब्बत की सेनाओं ने भारत पे हमला किया था और इसी को दबाने के लिए आदित्य सेन ने कार्रवाई करी और अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन किया उसने। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएनसांग भारत की यात्रा की? आदित्य सेन के। और ये
हुएन स्वांग नहीं है, वांग हुएन सा है। दोनों में फ़र्क है और ये प्रश्न पूछा जाता है और अक्सर गलतियां इसमें हो जाती है कि लोग समझ लेते हुएन सांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ऐसा नहीं है। ये वांग हुएन सा है जो कि आदित्य सेन के समय में आया था और शायद इन्हीं के समय में कुछ क्षति पहुंचाई गई थी स्थानीय शासकों द्वारा। अगला प्रश्न है, मगध के प्रवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या है? तो मगध के प्रवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है, इसका उत्तर है बी, जिसमें पहले कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवितगुप्त, कुमारगुप्त, दामोदरगुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधवगुप्त, आदित्य सेन हैं। तो इसमें हमें याद रखना है कि आदित्य सेन जो कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और ये इनके समय में एक चीनी यात्री भी आए थे, उनका नाम आपको कमेंट में बताना है। और कृष्णगुप्त और माधवगुप्त जिन्होंने हर्षवर्धन अपने बाद ये किया था। और आगे हम लोग पढ़ते हैं गुप्तोत्तर बिहार, गुप्तोत्तर युग और बिहार, यानी कि गुप्त वंश के बाद जो अंतिम समय था उसके समकालीन जो बिहार का स्थिति है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया था। तो चीनी यात्री इत सिंह बिहार में 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करी। इसका उत्तर है 673 ईस्वी में, यानी कि चीनी यात्री इत सिंह बिहार में 673 ईस्वी में आया था और इन्होंने 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो हर्षवर्धन के समय बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेन स्वांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका सही उत्तर है डी, ह्वेन स्वांग ने नालंदा में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक लगातार अध्ययन किया था। दोस्तों ये सारे प्रश्न बिहार बीपीएससी और भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसे अच्छे से याद कर लें। ह्वेन स्वांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की थी? तो ह्वेन स्वांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा 635 ईस्वी में करी थी। अगला प्रश्न है, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो बोध वृक्ष को यानी महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक शशांक था, जो कि बंगाल का शासक था और वो बहुत क्रूर एवं धर्मान था। अगला है पालकालीन बिहार। तो पालकालीन बिहार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल थे और नहीं, माफ़ करिएगा, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और उनका शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक ने किया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो यह भागलपुर के पाथरघाट में स्थित था। अगला प्रश्न है, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था? तो नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक जो था ये हर्ष था, धर्मपाल एवं देवपाल था। अगला प्रश्न है, मुंगेर यानी बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है देवपाल। अगला प्रश्न है, पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था? तो पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को विशेष महत्व दिया गया था और प्रोत्साहन भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना किया था? इसका उत्तर है देवपाल। इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान के रूप में दिया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया था? तो इसका भी उत्तर है धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांवों को दान में दिया था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने ओंदतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? गोपाल ने। इसमें एक प्रश्न है, बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या है? तो ओंदतपुरी। अगला प्रश्न है, किस काल में कांसे की मूर्तियों का निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था?
इसका सही उत्तर है पाल युग। पाल युग में कांसे की मूर्तियों की निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था। बिहार के पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति एक उन्नत शैली का विकास हुआ एवं कांस्य मूर्तियों के निर्माण में इस शैली की निर्णायक देन किसकी थी? तो इसमें धीमन एवं विठपाल की थी। अगला प्रश्न है, पाल कालीन कांस्य मूर्ति के कलाकार धीमन एवं विठपाल कहाँ के निवासी थे? तो ये नालंदा के निवासी थे और धीमन का पुत्र विठपाल था, यानी कि दोनों पिता और पुत्र थे। तो शायद ये प्रश्न कभी कभार पूछा जा सकता है, पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साँच कहाँ से मिलता है? तो इसका साँच नालंदा एवं कुर्किहार से मिलता है। कुर्किहार गया में स्थित है। और अगला प्रश्न है, पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल किसके समकालीन थे? तो ये धीमन एवं विठपाल जो थे वो धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिक प्रज्ञा परमित एवं पंचरच किस युग के हैं? तो ये पाल युग के हैं। अगला प्रश्न है, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये नालंदा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे कहाँ से? तो पाटलिपुत्र से। वे सारे आदेश अपने पाटलिपुत्र से ही प्रसारित करते थे। अगला प्रश्न है, पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था, तो ये मगध को कहा जाता था और संभवतः अंग पुंडवर्धन भुक्ति थे। अगला प्रश्न है, देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया था? तो नालंदा में देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने विदेशी विद्यार्थी जो थे उनके लिए छात्रावास का निर्माण कराया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो श्रृंखला कराई जा रही है बिहार एक परिचय है, जो कि इम्तियाज़ अहमद एवं रजनीश कुमार के द्वारा लिखा गया है और बिहार में आयोजित जितने भी परीक्षाएं हैं सब के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले सारे वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और अगर आप इस चैनल पे बहुत सारे किताबों की श्रृंखला शुरू की जाएंगी, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इसके प्लेलिस्ट में जितने भी सारे वीडियोज़ हैं आप उसको देखें और आगे आने वाले समय में जितने भी सारे बुक्स हैं जैसे लूसेंट और बिहार विशेष के ही 2-3 किताब हो गए और भी जो भी बिहार में आयोजित परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण किताब है उनकी श्रृंखला को मैं पूरा करूंगा। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आगे आने वाले समय में आपको कहीं किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारे के सारे बुक्स का वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा अपने चैनल पे और साथ ही साथ मैं उसका PDF भी आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको कहीं से किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। आप एक ही चैनल पे सारे बुक्स के वीडियो देख पाएंगे और साथ ही साथ उनका PDF भी पढ़ पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।